मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के रूप में है दोस्तों। जो पीटी एग्जाम 10/12/2018 को हुआ था उसका मैं सेट लाया हूं और प्रीवियस ईयर का ये 7वां वीडियो होगा। 1 से लेकर 6 तक के मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों। 1 से लेकर 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। एंड जो मेरे चैनल है संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर, आप उसे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसमें, और उसका पहला प्रश्न क्या है इसे हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें पहला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और 2011 के जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले से लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है। बिहार में भी सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिला का है, तो गोपालगंज का है, जहाँ 1021 महिला है। 1000 पुरुष पर 1021 महिला गोपालगंज। और सबसे भारत में यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, तो पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है। 943 कितना है, भारत का लिंगानुपात है 943 जनगणना 2011 के अनुसार। और यदि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल राज्य में है। सबसे अधिक लिंगानुपात भारत के केरल राज्य में है। और सबसे कम भारत में जनगणना के 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो हरियाणा में है 889 सबसे कम लिंगानुपात। और जनगणना 2011 के अनुसार यदि आपसे पूछ लिया जाए साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों। और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चल प्रश्न नंबर नेक्स्ट में है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है हिंदी साहित्य में। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और इन्हें कब दिया गया था सुमित्रानंद पंत को हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रानंद पंत को 1968 ईस्वी में दिया गया था। कब, 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सुमित्रानंद पंत को, और ये सबसे पहले व्यक्ति हुए। ठीक है, और इनकी जो कृति थी, इनकी कृति चिताम्बरा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। ठीक है दोस्तों, यदि सुकुमार कवि के नाम से किससे जाना जाता है, तो पंत जी को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को ही सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। और हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता दूसरा साहित्यकार कौन थे, तो वो रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे कवि थे। और इन्हें रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई थी दोस्तों। और 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसे, जी शंकर कुरुप को दिया गया था। मलयालम भाषा के वो थे जी शंकर कुरुप। इनकी कृति आडा कुंजाई के लिए दिया गया था। किसके लिए, आडा कुंजाई के लिए। ठीक है, आडा कुंजाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है 4 नंबर प्रश्न में, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस है जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है, CO+N2 का मिश्रण है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। प्रोड्यूसर गैस में लगभग 70% नाइट्रोजन और 25% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। तो इन सभी को मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बनता है। प्रोड्यूसर गैस लाल तत्व कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। लाल तत्व कोक होता है, उस पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग कांच एवं इस्पात उपयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है। कांच एवं इस्पात में ईंधन के रूप में प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस वाटर गैस से आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर गैस किससे बनता है, तो वाटर गैस का प्रयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में
अपचायक के रूप में किया जाता है। वाटर गैस का प्रयोग किसके किससे होता है, तो हाइड्रोजन और अल्कोहल के उपयोग में किया जाता है वाटर गैस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कौन से किससे खींची जाती है, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें ग्रीनविच देशांतर देखें तो ग्रीनविच देशांतर किसे, 0 डिग्री को ग्रीनविच देशांतर कहते हैं। 180 डिग्री के बीच 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच को कितना घंटा होता है, 12 घंटे का अंतर होता है। और ग्रीनविच जो होता है 0 डिग्री हुआ, और इन दोनों के बीच 12 घंटा का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और क्योंकि इस रेखा में दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, जिसे चुप्पी सागर भी कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, आर्कटिक सागर से, बेरिंग स्ट्रेट से और प्रशांत महासागर से। देशांतर के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और 2 देशांतरों के बीच के दूरी कितना मिनट होता है दोस्तों, तो 4 मिनट होता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी 4 मिनट का होता है। देशांतरों के द्वारा समय का मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से विमेल को ज्ञात करें। तो इसमें क्या कहा गया है, वेल, डॉल्फिन, कोयल और शार्क। ये इसमें से शार्क है जो अलग है, सॉरी इसमें जो कोयल है जो अलग है, बाकी सब सेम है, कोयल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। इसके बाद आपको है 12 नंबर प्रश्न में, हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होती है। तो हाइपोकैलमिया है जो आपको, हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होती है, तो पोटेशियम की कमी से होती है हाइपोकैलमिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हाइपोकैलमिया पोटेशियम की कमी से होती है। हाइपोकैलमिया का मुख्य कारण है पोटेशियम लेवल में गिरावट आना, जो आमतौर पर खराब आहार सेवन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि मैं अभी आप 7 प्रश्न से 12 नंबर प्रश्न पर कैसे आ गया। तो बीच में मैथ है दोस्तों, कुछ रीजनिंग है, तो उसे छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। केवल जीके को, मैं जीके जीएस को ही लेकर चल रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है इसको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आगे की ओर दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग आगे। 12 के बाद 59, इसमें दिया गया है संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस संविधान में किया गया, भारतीय अनुच्छेद में। तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य हेतु लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 में क्या है, और 308 से लेकर 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंधों का उपबंध दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 14 का संबंध संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से है। कितने भाग में है, तो भाग 14 में है। भाग 14 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का वर्णन है। 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों का गठन का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 312 को देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 312 है के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन या उत्साधन के संबंध में प्रस्तावित पारित करता है। अनुच्छेद 312 के तहत तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है अखिल भारतीय सेवा के बारे में दिया गया है। तो हमसे पूछा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में किसमें, तो अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ईरान की तेल राजधानी है, तो ईरान की तेल राजधानी कौन है, तो आबादान। आबादान क्या है, ईरान की तेल राजधानी है। आबादान ईरान की तेल राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आबादान है जो ईरान की तेल राजधानी है। ठीक है, और आबादान में प्रतिवर्ष लगभग 33 बिलियन बैरल तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यदि हम देखें इसमें कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूएसए है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारण रूस के पास है। सबसे बड़ा भंडारण कौन है, रूस के पास है। उत्पादन कौन करता है, यूएसए करता है। ठीक, और तेहरान ईरान की राजधानी एवं आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र है। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है एवं इसकी आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र है।
तो तेल राजधानी कौन है? अबदान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 17 में चलते हैं। पेनिसिलियम उदाहरण है, तो पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? पेनिसिलियम है जो आपका किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। पेनिसिलियम कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है पेनिसिलियम। ठीक है, और इसकी खोज 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलियम की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है किसकी 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? 11वीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नियोजन शामिल नहीं किया गया। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। ये इसे कहाँ शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में, न कि 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में का संबंध पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज में 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, पंचायती राज में कितने विषय दिए? 29 विषय दिए गए हैं। और पंचायती राज को लागू कब किया गया था? तो 1992 में लागू किया गया था। ठीक, और 12वीं अनुसूची यदि आपसे पूछे तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में दिया गया, उसमें 18 विषय दिए गए 12वीं अनुसूची में, और ये दोनों को 1992 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन 11वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 19वां प्रश्न करते हैं। दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन के जो खोजकर्ता है लिपर से है, हैंज लिपर से दूरबीन के खोजकर्ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। उन्होंने 1608 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, 1608 ईस्वी में किया था। यदि आपसे पूछा जाए टेलीस्कोप के साथ खोजकर्ता कौन है? तो टेलीस्कोप के खोजकर्ता आपको कौन है? गैलीलियो है टेलीस्कोप के खोजकर्ता। गैलीलियो है जो टेलीस्कोप के खोजकर्ता है। सबसे बड़ा दूरबीन कौन है? सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन है? तियानवेन। सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन है? तियानवेन है सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 21 में दिया गया है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? गन्ना प्रजनन संस्थान है जो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो कोयम्बटूर में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान है। और कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। गन्ना के जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। सबसे अधिक गन्ना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होता है दोस्तों। और दलहन संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। दलहन संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, दलहन संस्थान। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है, पुणे में। नेक्स्ट को चलते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट में क्या आ गया? 22 नंबर प्रश्न में किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो अस्थायी चुंबक का उपयोग किस युक्ति में होता है? तो अस्थायी चुंबक का उपयोग डायनेमो में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डायनेमो में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक प्राप्त कर सकता है और शीघ्र ही समाप्त कर सकता है। फौलाद या इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है, डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद दिया गया है 25 नंबर प्रश्न में कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंकने वाले थे वो बटुकेश्वर दत्त थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, और ये कब? तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था और इससे किसी को हानि नहीं हुई थी। बम फेंकने का कारण यह था कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक को भारतीय विरोध के बावजूद सरकार पास करना चाहती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें हम देखें चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद जो थे अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं मारकर आत्महत्या कर लिए थे। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने आत्महत्या किए थे। राजेंद्र लाहिड़ी को देखें तो ये जो थे काकोरी षड्यंत्र से फांसी की सजा मिला था इनमें। राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी षड्यंत्र के लिए फांसी की सजा मिली थी। और सूर्यसेन थे जो चटगांव, जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे सूर्यसेन, और चटगांव धावा जो हुआ था सूर्यसेन के ही नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। केंद्रीय लेजिस्लेटिव बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था और भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है? तो 2017 का विजेता उस समय के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो उस समय जो विजेता थे उनका नाम था, उस समय कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत थे। ठीक है, उस समय किदाम्बी श्रीकांत थे। नेक्स्ट पे चलते हैं 32 नंबर में।
किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 सम्मानित किया गया है? तो उस समय 2017 में सम्मानित किया गया था किसे? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? देखिए, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता देवी क्षमा शर्मन के द्वारा किया गया था। देवधीर क्षमा शर्मन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इनके द्वारा द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी। द्वितीय जैन संगीति 512 एडी में 512 एडी में बलब्बी में आयोजित किया गया था। इसका स्थान कहाँ था? बलब्बी में। इस सम्मेलन में जैन साहित्य को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम जैन साहित्य पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। प्रथम जैन साहित्य कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था, प्रथम जैन साहित्य का। ठीक है। और प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे। प्रथम जैन साहित्य में ही बट गए थे। और नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागा अर्जुन कौन है? तो भारत के आइंस्टीन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उस राज्य का क्या नाम है? तो वो राज्य है कौन? असम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। असम है जो भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य अब त्रिपुरा हो गया है। ठीक है, पहले असम था। सोनामुरा गैस संग्रहालय स्टेशन कहाँ है? त्रिपुरा में। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन कौन है? तो अमेरिका है। विश्व में सबसे अधिक अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। इनमें से असम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 में पाहुल प्रणाली शुरू किया था, किसने किया था? पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किन्होंने किए थे? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी ए हमारा सही आंसर है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। दीक्षित होने के 5 तत्कार दिए थे। केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा ग्रहण करना पड़ता था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक हैं, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। यदि गुरु अर्जुन देव के बारे में देखें तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर क्रमशः 1609 में और 1675 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हुई थी जहांगीर के द्वारा, और 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कर दी गई थी या हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पाहुल प्रणाली गुरु नानक देव। 37 1516 में भारत का में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 1516 में कौन था? तो वो उस समय जो थे महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, आज भी महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और नासिक का क्षेत्र है जो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें 39 में कहा गया है लाइपेज परिवर्तित करता है। तो लाइपेज क्या परिवर्तित करता है? तो लाइपेज है जो आपको परिवर्तित करता है किसे? तो लाइपेज है जो इमल्सी बसाओं को ग्लिसरॉल में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इमल्सी बसाओं को किस में बदलता है? ग्लिसरॉल में, लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बसा का पाइसीकरण केने द्वारा किया जाता है। ठीक है, लाइपेज अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाली एंजाइम है। कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय ग्रंथि से ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम निकलती है। ट्रिप्सन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सन है जो प्रोटीन को क्या करती है? पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लाइपेज है जो इमल्सी बसाओं को ग्लिसरॉल में बदलती है। नेक्स्ट चलते हैं। 40 में जंतर मंतर बनवाया है। किन्होंने बनवाया था जंतर मंतर? तो जंतर मंतर के कौन बनवाए थे? तो सवाई जयसिंह थे जो जंतर मंतर को बनाए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सवाई जयसिंह जंतर मंतर बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। वह एक खगोलविद के रूप में जाने जाते हैं। जो जंतर मंतर है क्या है? खगोलविद के रूप में जाना जाता है। और औरंगजेब मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। औरंगजेब कौन था? एक मुगल शासक था जो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। महाराणा प्रताप, ये जो अमर सिंह है जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इसमें किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कर्मयोगी लाइफ डिवाइन, सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सभी पुस्तक लेखक अरविंद घोष हैं। ठीक है,
यदि आपसे इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के बारे में पूछे तो वो किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। और भारत का दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जो भारत का दुर्दशा नामक नाटक लिखे हैं, ठीक है। और समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखे हैं? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है समाजवाद क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 45 की ओर। 45 में दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान यदि हम देखें दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत, अनुच्छेद 243 के आई के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है दोस्तों, और इसकी गठन या इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग है जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के वित्त विषय पर अपना रिपोर्ट देना होता है, और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत। राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद 243 के 1 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया 36 में है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है जो लोग सबसे अधिक कहाँ के लोग हैं जो गाँव में गुजर बसर करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जो सबसे अधिक गाँव में गुजर बसर करते हैं प्रतिशत के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वहाँ के 90% लोग गाँव में गुजर बसर करते हैं, ठीक है। भारत में सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश में है। जाहिर सी बात है वहाँ सबसे अधिक क्या है? ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ पर शहरी इलाका तो कम होंगे ही, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे कम शहरीकरण कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? कौन से राज्य में सबसे अधिक लोग नगर में रहते हैं? तो वो गोवा है। गोवा में जो प्रतिशत के आधार पर देखें सबसे ज्यादा लोग नगर में रहते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीय आबादी यदि पूछे कहाँ है तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक नगरीय आबादी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। आगे दिया गया है 48 में अरल सागर अवस्थित है। अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अरल सागर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, अरल सागर, ठीक है। और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। सुसीमा जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर में इसको जोड़ती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है, बॉस जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, सुंडा संधि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को अरल सागर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 50 की ओर, 48 के बाद 50 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यदि हम देखें तो वो कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ये एलन एक्टुबियन ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एलन एक्टुबियन ह्यूम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और एलन एक्टुबियन ह्यूम को शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इन्हें शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में रह चुके हैं। कितने? लगभग 20 वर्ष तक कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। और डब्ल्यू सी बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एलन एक्टुबियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर एलन एक्टुबियन। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक चांदी को माना जाता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चांदी है जो विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, और इस कारण यह सर्वश्रेष्ठ विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और चांदी आघात वर्धनीयता, तन और चमकदार धातु है। चांदी की प्रतीक एजी होता है दोस्तों। तांबा भी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन होता है? सोना होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु सोना होता है। रबर, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 54 में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक मारा है? तो ये कौन है? रोहित शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 55 में। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग किया जाता है? तो सड़क के परावर्तित लैंप में क्या हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग उपयोग करते हैं क्या? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क के परिवर्तित लैंप में उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 58 में
नीचे दिए गए विकल्प में से फीमेल को चुनना है। गुलजारीलाल नंदा, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनमें से कौन अलग है? तो गुलजारीलाल नंदा है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, बाकी सब प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन गुलजारीलाल नंदा एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 63 में ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। तो ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है, ये प्रश्न पूछा है। तो ग्रीनोकाइट है जो आपको किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट यदि हम देखें तो ग्रीनोकाइट आपका है किसका अयस्क? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम का एक अयस्क होता है, ठीक है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क होता है? कैडमियम का। कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोकाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कैडमियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CDS होता है जो कैडमियम का सूत्र होता है। कैडमियम का सूत्र क्या होता है? CDS। ग्रीनोकाइट का सूत्र होता है CDS और कैडमियम का सूत्र होता है CD। क्रोमाइट, क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमाइट। बेरियम धातु का अयस्क बेराइट होता है। जिंक धातु का अयस्क जिंक ब्लेड। कैलेमाइन जिंकाइट आदि होता है जिंक ब्लेड का। यदि तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 65 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। संघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है और इसकी स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी और इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष केवी कामत है। केवी कामत को बनाया गया था। इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका प्रारंभिक पूंजी $100 अरब था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्कोस पेड्रो ट्राइजो है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। नेक्स्ट पे चलते हैं 69 नंबर प्रश्न में। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो मांस जो खाया जाता है वो कौन से बकरी का खाया जाता है? उस बकरी का नाम है ब्लैक बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ब्लैक बंगाल नामक बकरी का जो नस्ल है मांस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तरी उड़ीसा के रूप में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। जमुनापरी बकरी दूध उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध है। बकरियों में सबसे अधिक दूध उत्पादन कौन करता है? जमुनापरी। और बकरी के जो रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है। मानव जाति जितने भी जीव जंतु है उनमें से सबसे अधिक रक्त का तापमान किसका होता है? बकरी का, 39 डिग्री सेल्सियस। बकरी के दूध का प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर अवस्थित है, जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? तो गुजरात में उकाई परियोजना अवस्थित है। कुछ और परियोजना के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्या, तो आपको भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना, कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना के बारे में बताता हूँ। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। मयूराक्षी प्रोजेक्ट परियोजना कहाँ है? तो मयूराक्षी परियोजना आपको मयूराक्षी नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है पोचमपाद। और बगलीहार परियोजना चिनौन नदी पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। और पंचेत परियोजना दामोदर नदी पर है। पंचायत बांध कहाँ है? दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर। थीन परियोजना रावी नदी पर। नाम था झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट में 72 में भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गोदावरी है भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं? गोदावरी को। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी का है। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गंगा भारत में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि हमसे पूछा जाए कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 74 में। कौन सा स्थान कोयला से प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? यदि इसमें देखें तो वेस्टफेलिया स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहर है, क्षेत्र है, जर्मनी में स्थित है। कहाँ? वेस्टफेलिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 75 में बोरॉन एक है। क्या है बोरॉन? तो बोरॉन जो है एक क्या है? उपधातु है। बोरॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बोरॉन क्या है? उपधातु है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 76 में।
77 में चलते हैं। 77 में इसमें दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। कब? 2003 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद संविधान में भाषाओं की संख्या 22 बताई गई। ठीक है। और मूल संविधान का अष्टम सूची में जो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले मूल संविधान में कितने भाषा थी? 14 भाषाएं थे। और इसे संशोधित कर करके कितने भाषा कर दिया गया? 8 भाषा कर दिया गया। और 8वीं सूची में सिंधी को, कोंकणी को, नेपाली को, मणिपुरी को, ये सभी भाषा को संशोधन के द्वारा 8वीं सूची में जोड़ दिया गया है। और 8वीं सूची में आधिकारिक भाषा कितने हो गए? तो 22 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मैथिली को 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 2014 में, जुलाई 2014 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जुलाई 2014 में किया गया है गुजरात में। ठीक है। और गाय के दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर प्रश्न में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही आंसर है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। इस समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को क्या जानता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से जानता है गांधी इरविन समझौता को। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। इस समझौता के बाद ही 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल जो नमक सत्याग्रह था उस समय। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पूछते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बनवाया गया था। विजय स्तंभ किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ में बनाया गया था। ठीक है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ राज्य से था, राज्य से है। और विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला बैराज नदी के किनारे स्थित है। किला बैराज नदी के किनारे स्थित है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा सही आंसर है, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 82 नंबर प्रश्न 82 में कहा गया है ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो 84 में ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तरंग की आवृत्ति पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 87 की ओर। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? यदि हम इसे देखें तो विद्युत क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है किस पर निर्भर करता है? तो एसआई मात्रक फैराडे होता है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। फैराडे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक। कुछ और भौतिक राशियां देखें। जैसे शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। और ज्योति प्लस का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 88 में ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम स्थित है। पीलवारा और दक्षिण किम्बर्ले क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और गिब्सन डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ग्रेट सैंडी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट चलते हैं 89 में। माचिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। माचिस के तिलियों के सिर पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 15 होता है फास्फोरस की परमाणु संख्या। फास्फोरस 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूर फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट पे चलते हैं 90 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखें तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर
डी सही आंसर है। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 91 में 94 में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डायलेक्स 30 कब शुरू किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा डायलेक्स 30 है जो कब शुरू किया गया? तो डायलेक्स 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जुलाई 2001 में शुरू किया गया। कब? जुलाई 2001 में डायलेक्स 30 शुरू किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी दोस्तों। जबकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। फिरवानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर एनएसई की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 97 में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो संजय बारू हैं जो आपको द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 99 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से अनाज की शाखा, अनाज की शराब कौन सी है? अनाज की शराब किसे कहा जाता है? तो इथाइल अल्कोहल को अनाज की शराब कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है H2S5OH, C2H5OH। C2H5OH कहा जाता है इथाइल अल्कोहल को, और यह किण्वन के विधि के द्वारा बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल किण्वन विधि के द्वारा, तो अनाज का शराब इथाइल अल्कोहल को कहते हैं, किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है C2H5OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो CH3OH, मिथाइल अल्कोहल का CH3OH होता है सूत्र CH3OH को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभिक चरण में यह कास्ट ध्वंसात्मक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पूर्ण शराब अनहाइड्रेट होता है ये। और पेट्रोल एवं इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पावर पेट्रोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 101 की ओर रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? और रॉटरडम है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉटरडम जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जलयान निर्माण के लिए रॉटरडम प्रसिद्ध है। किसके लिए? जलयान निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुछ और भी प्रसिद्ध नगर का नाम और उसके उद्योग के बारे में बताते हैं दोस्तों, जैसे बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए, किसासा मांस उद्योग के लिए, सिएटल वायु निर्माण के लिए, ढाका कालीन उद्योग के लिए, वियना कांच उद्योग के लिए, हवाना श्रृंगार उद्योग के लिए, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव उद्योग के लिए, और ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए, काम्बे लौह इस्पात के निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया गया 103 केवल लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है दोस्तों, और लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप है। कितना? एंड्रोट द्वीप है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, लक्षद्वीप में पिटली द्वीप जहां मानव नदी नहीं रहते हैं, लक्षद्वीप का एक पिटली द्वीप है, वहां पर मानव नहीं रहते हैं, वहां मानव वास नहीं करते हैं, वहां केवल पक्षी अभयारण्य है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी दमन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 105 की ओर। महानगरीय नियोजित समिति संबंधित है। तो महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है किससे? महानगरीय नियोजन समिति है जो अनुच्छेद 243 के ZE के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अनुच्छेद ZE के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 104 की ओर, 106 की ओर। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? 2018 में पद्म विभूषण दिया गया था सारदा सिन्हा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 109 की ओर। 109 में दिया गया है विद्युत हीटर में उपयोग होता है। तो विद्युत हीटर में क्या उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाइक्रोम का प्रयोग क्या करते हैं? विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन एवं जस्ता का मिश्रण होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम है जो निकेल, क्रोमियम, आयरन एवं जस्ता का क्या होता है? मिश्रण होता है। नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध भी उच्च होता है। ठीक है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। और साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। साइट्रोक्रोम में क्या होता है? लोहा। गैलियम धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 113 की ओर। चूहे में विष में किसका प्रयोग किया जाता है? चूहे के विष के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो चूहे के विष के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं किसे? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहे के विष के रूप में, जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जिंक फास्फाइड। यदि आप लोग इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड है। आप लोग यदि नहीं देखें तो उसे जाकर देख सकते हैं। जैसे क्रॉन पब्लिकेशन का जो बुक आया था उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए थे, उसकी
पूरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसी प्रकार रुक्मणी प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी पूरी वीडियो अपलोड है। 15 सेट का 2 बुक आया था, दोनों बुक का जिस पूरा अपलोड है। और आपको रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म बुक का जो रुक्मणी प्रकाशन का बुक आता है उसका भी वॉल्यूम 2 का, और यूटेरिया प्रकाशन का जो 2 बुक आया था, फर्स्ट बुक और वॉल्यूम 2, उसका भी 15 जो प्रैक्टिस सेट दिए गए थे सारे जीके जैसे अपलोड। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपने तैयारी को परख सकते हैं कितना आप बना सकते हैं। उसे यदि आप देख लें तो उसे रिवाइज कर लें ताकि आपको याद रहे दोस्तों। और याद करने का जीके यही सबसे अच्छा तरीका है, आप उसे बार बार पढ़ें ताकि आपको याद रहे और आप आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो इससे जाकर जरूर देखें दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र देखें तो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। और विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। कहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं? विक्रम साराभाई, और तिरुवनंतपुरम में इसकी अवस्थित है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंतरिक्ष केंद्र का यदि नाम देखें कुछ और भी है, जैसे इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? तो बंगलुरु में इसरो उपग्रह केंद्र है। सार केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा में। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ है? हासन में। कुछ और देख लेते हैं, जैसे भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला अहमदाबाद में, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 की ओर। इसमें दिया गया अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लाला लाजपत राय हैं जो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखे हैं, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कुछ और पुस्तक के बारे में देखें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है, तो देखिए हम यदि इसमें दादा भाई नौरोजी ने किसने क्या? तो इनकी पुस्तक का नाम था ड्रेन थ्योरी, इन्हीं का पुस्तक था ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम था। ठीक है, यदि इसमें हम देखें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक क्या थी? तो द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक द केसरी, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है केसरी, बाल गंगाधर तिलक केसरी। और क्या कौन लिखे हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम देखें एनी बेसेंट की पुस्तक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर की है होम एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक के बारे में देखें दोस्तों, तो इसमें क्या दिया हुआ है? होम एंड द वर्ल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पुस्तक है भारत भारती। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है तराने हिंद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। महात्मा गांधी हिंद स्वराज। तो अनहैप्पी इंडिया नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर 118 की ओर। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग है जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। पोलियो रोग विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण पोलियो रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कुछ और रोग के बारे में देखें, एड्स होता है विषाणु के कारण। विषाणु से होने वाले रोग के बारे में देखें तो एड्स होता है, डेंगू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, छोटी माता, खसरा, रेबीज और हार्पिस, ये सब क्या है? ये सब सभी विषाणु से होने वाला बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 119। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? निकटतम तारा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को निकटतम तारा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। शुक्र ग्रह पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। और सबसे अधिक उपग्रह शनि पर पाया जाता है। कितना? 82 उपग्रह शनि पर पाया जाता है। शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 120 की ओर। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो कृत्रिम लकड़ी बनाने में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? एलिजन शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। हम शैवाल का शरीर सुकाया सदृश होता है। शैवाल प्रायः पर्णरहित, युक्ति, संवहन युक्त रहित और आत्मपोषी होता है दोस्तों। शैवाल का प्रयोग भोजन में, खाद्य निर्माण आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 121 की ओर। हार्मुज जल संधि जोड़ती है। तो हार्मुज जल संधि है ओमान की खाड़ी को पार्सियन की खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ओमान की खाड़ी को पार्सियन की खाड़ी से जोड़ती है कौन? हार्मुज जल संधि।
हार्मोज जल संधि जोड़ती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए डोवर जल संधि किसे जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। और डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और बॉस जल संधि तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है, बॉस जल संधि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता है? विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने लिखा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिखा है। ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को हराकर जीता है विश्व हॉकी लीग 2016-17 की बात किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 123 में जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है? तो ऑक्सीजन से है फेफड़े का संबंध। ठीक है। रक्त परिसंचरण का खोज 1628 में विलियम हॉल ने किया था। और मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया गया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी ये देखें। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। कब? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। और इस संगठन द्वारा पहली बार सिविल सर्विसेज की उम्र सीमा कम करने के विरोध पूरे भारत में किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है। विश्व भारती की स्थापना किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो हमसे पूछा था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते 125 में बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और रोटी है दोस्तों। सॉरी, कमल और सांड है। कमल और रोटी तो आपको हम लोग जो कमल और रोटी जो था दोस्तों वो 1857 की क्रांति के समय में लाया गया था, जबकि कमल और सांड है जो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण 883 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया में हुआ था। महापरिनिर्वाण का क्या था? तो महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग करते हैं उसका प्रतीक घोड़ा है। गृह त्याग करने का प्रतीक घोड़ा है जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक। और महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष है। पीपल का वृक्ष जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं, ज्ञान के प्रतीक है। और बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक स्तूप है। बुद्ध के पुनर्जन्मों के कथा जातक कथा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया नेक्स्ट में इसमें है 126 की ओर। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री वो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 15 जुलाई 1979 ईस्वी को मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिए थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जनता दल द्वारा किया गया था दोस्तों। एकमात्र वोट से लोकसभा में विश्वास मत होने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। एकमात्र वोट से विश्वास मत खो दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 127 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो 1993 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ। कब? 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और इसमें पंचायती राज के बारे में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित पंचायती राज के बारे में दिया गया है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। और इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन का। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं या भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं और इतिहास में तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारा वीडियो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में है। वो भी प्रीवियस ईयर के रूप में पूछे गए हैं दोस्तों। वो सारा प्रश्न मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें उससे जाकर देख लें। और भारतीय संविधान का भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर देखें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। मुझे विश्वास है आप उसे देखेंगे तो आपका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा और आप अच्छे
प्रैक्टिस सेट में अच्छा कर सकेंगे दोस्तों। इसलिए आप जरूर जाकर देखें, उसे देख लें तो रिवाइज जरूर करें, जरूर से जरूर रिवाइज करें दोस्तों। रिवाइज करने से ही जीके ज़्यादा से ज़्यादा याद होता है। उसे 1-2 बार देख लें तो आपको देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी लाभ मिलेगा और आने वाले एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, 129 में दिया गया कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था, 100 प्रश्न पूछा गया है। तो कौन नहीं थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित? इसमें जवाहरलाल नेहरू थे जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, और इसे तिनकटिया पत्ती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तिनकटिया पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बाकी सभी थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 130 की ओर, 32 की ओर। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल है जो आपको ईरान में स्थित है। कहाँ? ईरान में। दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर कहाँ? ईरान में स्थित दस्त ए कबीर मरुस्थल। और दस्त ए लूट मरुस्थल भी ईरान में ही स्थित है। दस्त ए कबीर या दस्त ए लूट मरुस्थल दोनों ईरान में स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा ही है। सबसे बड़ा एवं सबसे गर्म मरुस्थल सहारा है। और नामीबिया मरुस्थल नामीबिया देश में स्थित है। सोमालिया मरुस्थल सोमालिया देश में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, दस्त ए कबीर ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 136 की ओर। 136 में कहा जा रहा है कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो हैंडलूम मेगा क्लस्टर भारत के किस स्थान में अवस्थित है? तो ये हैंडलूम मेगा क्लस्टर है जो भारत के कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थित है। विरुधुनगर तमिलनाडु में हैंडलूम मेगा क्लस्टर विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसकी और शाखा वाराणसी, शिवनगर, मुर्शिदाबाद, गोंडा, गुंटूर, भागलपुर आदि में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 142 में। इसमें दिया गया है 42 में कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि था? तो कौन से पंचवर्षीय योजना में अधिक समावेशी, तीव्र सतत और अधिक समावेशी का दिया गया है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय वर्ष 2012 से 17 के बीच में स्थित है। और कब? 12 से 17 के बीच में। ठीक है, यदि योजना आयोग का हम देखें तो योजना आयोग का गठन हुआ था 12 मार्च 1950 को और 1 जनवरी 1915 से नीति आयोग का नाम कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 143 में बगरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बगरुम्बा नृत्य है जो असम में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। असम का लोक नृत्य है बगरुम्बा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 144 में। सर्वाधिक अभियान कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान है 2000 ईस्वी में प्रारंभ किए गए थे। 2000 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000 से 2001 में प्रारंभ हुआ था। शिक्षा का अधिकार कानून 2010 ईस्वी में लागू किया गया था और सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। 145 में टेलरिंग का उपयोग किया जाता है। तो टेलरिंग का उपयोग किसमें प्रयोग करते हैं? तो गारमेंट में टेलरिंग का उपयोग करते हैं। किसमें? गारमेंट में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। टेलरिंग कृत्रिम धागा है जिससे चमकदार टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, टेलरिंग। और नायलॉन पॉलीएमाइड है। क्या है? नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 146 में गेल है की स्थापना कब हुई थी? गेल जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1984 ईस्वी में गेल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गेल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इसकी स्थापना 16 अगस्त 1984 में हुई थी। गेल का पूरा नाम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 146 की ओर। 146 में है कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? यदि कोलेरू झील हम देखें तो कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ये ताजे पानी की झील है कोलेरू और यह साइबेरिया कोलेरू झील में यहाँ के आते हैं साइबेरिया पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी कोलेरू झील में आते हैं। कोलेरू झील गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। और पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कोलेरू कहाँ है? कर्नाटक में, पुलिकट तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 148 में निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन है जो मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं होता है? तो इसमें स्टार फिश है जो मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150 में रक्त का एबी समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि रक्त का एबी समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी की कमी पाई जाती है। इस कारण से वो सार्वभौमिक
प्राप्त करता होता है रक्त का AB समूह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसमें A एंड B दोनों एंटीजन पाया जाता है। रुधिर वर्ग में A समूह में केवल A एंटीजन पाया जाता है। रुधिर वर्ग में O समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि A एंड B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं O में। रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, वो सभी को दे सकता है। ठीक है, और रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एंटीबॉडी की कमी होती है, इस कारण से वो सभी से ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, सभी ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।